Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूनिट 6 के बारे में, जो हमारी एडवांस एमआरआई टेक्निक के बारे में। इसमें हम जो है डिफरेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारा फंक्शनल एमआरआई यानी कि एफएमआरआई, डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई यानी कि डीडब्ल्यूआई और परफ्यूजन इमेजिंग के बारे में। उसके अलावा एमआरएस एंड 3D एमआरआई और मल्टीप्लानर इमेजिंग के बारे में जानेंगे। So please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. एडवांस्ड एमआरआई टेक्निक। एडवांस एमआरआई टेक्निक में हम फर्स्ट जानेंगे फंक्शनल एमआरआई के बारे में। तो फंक्शनल एमआरआई क्या होता है? तो फंक्शनल एमआरआई वह एमआरआई है जो मेज़र करता है और मैपिंग करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वह इसमें दर्शाई जाती है मैपिंग के द्वारा। वह फंक्शनल एमआरआई जो है कहलाती है। आप नाम से ही जान सकते हैं फंक्शनल एमआरआई। अनलाइक स्टैंडर्ड एमआरआई, ये शो करता है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन कि जो एमआरआई के जो स्ट्रक्चर हैं, बेसिकली ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है वह शो करता है, और पार्ट ऑफ द ब्रेन जो वर्किंग है किसी टास्क के दौरान, यह सब जो है इसमें जो फंक्शनल एमआरआई में दर्शाया जाता है। लाइक स्पीकिंग और मूविंग देयर फिंगर, ये सब जो है टास्क बेसिकली जब करते हैं तो कौन सा हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वह वर्किंग है वह दर्शाया जाता है। देन है हमारा बोल्ड इमेजिंग। अब बोल्ड इमेजिंग होता है हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग। फंक्शनल एमआरआई जो है वो बोल्ड को जो है टेक्निक को यूज़ करता है। फंक्शनल एमआरआई यूजेज अ टेक्निक। फंक्शनल एमआरआई में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे हम बोल्ड कहते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग। इसमें जो है वह पार्ट जो है ब्रेन रीजन बिकम एक्टिव। जब ब्रेन का रीजन एक्टिव होता है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड वेसल्स जो भी इस एरिया में होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है उस केस में ब्लड फ्लो का, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल चेंज हो जाता है। तो जब हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी अगर एक्टिव होगा, कोई भी पार्ट ब्रेन का रीजन कोई भी एक्टिव होता है, तो उसको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए। तो उसमें जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें जो है ब्लड फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी हिसाब से जो है बोल्ड इमेजिंग में दिखता है। तो फंक्शनल एमआरआई में जो है काफ़ी जो स्मॉल चेंजेस है ब्लड ऑक्सीजन के वह डिटेक्ट किए जाते हैं, और जो हमारी रिफ्लेक्ट करता है न्यूरल एक्टिविटी को, कि न्यूरल एक्टिविटी हमारी कहाँ पे कितनी जो है पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रही है, किस पार्ट में हो रही है, ये सब हम देखते हैं फंक्शनल एमआरआई में, और यू कैन से बोल्ड इमेजिंग में। तो फंक्शनल एमआरआई जो है उसका की यूसेज क्या है बेसिकली? एक तो हमारा है ब्रेन मैपिंग में, और एक है हमारा सर्जिकल प्लानिंग में, कि अगर कोई भी ट्यूमर है और एपिलेप्सी है तो एक लोकेशन ट्रेस करने में कि कितना एंटीरियर है, कितना पोस्टीरियर है, कितना सुपीरियर है, कितना इन्फीरियर है, ये सब जो है पता लगाने में काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है हमारा फंक्शनल एमआरआई। और स्टडी करने के कॉग्निटिव फंक्शन जो है बॉडी के, वह देखने के लिए भी जो है फंक्शनल एमआरआई जो है यूसेज में होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग के बारे में, यानी कि डीडब्ल्यूआई। अब डीडब्ल्यूआई जो है, डिफ्यूज़न आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट, कि भी किसी भी जो बॉडी पार्ट में जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल की कितनी मूवमेंट हो रही है वह मेज़र करते हैं। जो मूवमेंट है हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉडी में, उन मूवमेंट को मेज़र करता है डीडब्ल्यूआई। तो उसी को दर्शाते हैं हम इमेजिंग में डीडब्ल्यूआई, यानी कि डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग में, कि कितने हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि डीडब्ल्यूआई क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब अगर कोई हमारी बॉडी में हेल्दी टिश्यू है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो काफ़ी फ्रीली मूव करते हैं, तो उसमें जो इमेजिंग में हमारा है वो काफ़ी नॉर्मल इमेजिंग दिखेगी। ऑन द अदर हैंड अगर डैमेज टिश्यू है, जैसे कि स्ट्रोक के केस में होता है, अगर कोई भी हमारा टिश्यू डैमेज है तो उसमें जो वाटर मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते। तो डीडब्ल्यूआई जो है, यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज जो है, अर्ली स्ट्रोक डिटेक्शन के लिए जो है काफ़ी जो है सहायक होती है। इसलिए हम स्ट्रोक के केस में सबसे पहला सीक्वेंस जो है चलाते हैं डीडब्ल्यूआई, यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज। उसके बाद उसको जो है देखते हैं कि पेशेंट में जो है स्ट्रोक है या नहीं है, जो रूल आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट सीक्वेंस होता है।
उसके अलावा जो इसका यूसेज है ट्यूमर सेलुलरिटी, यानी कि कोई भी अगर डेंस ट्यूमर है या उसकी जो पैथोलॉजी है उसको पता लगाने के लिए हमारा जो है डिफ्यूजन वेटेड इमेज जो है काफ़ी जो है सहायक इमेजिंग में आता है। तो फर्स्ट हमारा मेन है इसका स्ट्रोक डायग्नोसिस के लिए सबसे फर्स्ट सीक्वेंस माना जाता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, और ट्यूमर इवेल्युएशन के लिए, और इन्फेक्शन है वाइट मैटर डिजीज़ है कोई भी, ये सब पता लगाने के लिए डिफ्यूजन वेटेड इमेज का इस्तेमाल किया जाता है। देन अब बात करते हैं परफ्यूजन इमेजिंग। परफ्यूजन इमेजिंग जो है कितना हाउ मच ब्लड इज फ्लोइंग टू स्पेसिफिक टिश्यू, तो टिश्यू में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है वह शो होता है हमारा परफ्यूजन इमेजिंग में। वाई इट इज़ मैटर, तो ये बेसिकली वह चीज़ें डिटेक्ट करता है जैसे कि पुअर ब्लड सप्लाई होती है, जैसे इस्किमिया के केस में पुअर ब्लड सप्लाई है तो उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर के केस में कैंसरस एरिया में जो है ज़्यादातर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है तो उसको भी अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। कोई भी अदर स्ट्रोक के केस में भी जो है इसमें डिटेक्शन हो जाती है। तो परफ्यूजन इमेजिंग भी हमारी जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होती है। इसमें हमें ब्लड फ्लोइंग जो है ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड सप्लाई को डिटेक्ट करते हैं। स्ट्रोक मैनेजमेंट में काम आता है, ट्यूमर ग्रेडिंग में, और हमारा ट्रीटमेंट इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्स में काम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डिफ्यूजन इमेजिंग हमारा स्ट्रोक के लिए है और परफ्यूजन भी हमारा स्ट्रोक के लिए है, बट इसमें जो है हम ब्लड सप्लाई की जो है डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड सप्लाई कितना है, यह इसमें देखा जाता है, और डिफ्यूजन वेटेड इमेज में वाटर मॉलिक्यूल्स को देखा जाता है। देन बात करते हैं एमआरएस यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी में केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू को देखा जाता है, जैसे कि कोई भी बायोप्सी है विदाउट सर्जरी। अब जैसे कि भी कोई भी अगर पैथोलॉजी है हमारे ह्यूमन ब्रेन में, हाइपोथेटिकली आप मान लेते हैं कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है, तो जो नेचर ऑफ द पैथोलॉजी है वह पता लगाने के लिए एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे जो है मेन सीक्वेंस या और बेसिकली मेन तरीका है हमारा, सबसे आसान तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली डिजीज़ का जो पैथोलॉजी है, नेचर ऑफ द डिजीज़ है वह पता लगाने के लिए। तो हम बेसिकली लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि केमिकल लोचा, कि हमारे ब्रेन में क्या केमिकल लोचा है वो पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफी बेस्ट होता है। इसी के ज़रिए हम पता लगाते हैं, बिना आप नॉन इन्वेसिव तरीके से आप पता लगा सकते हैं कौन सी डिजीज़ है। अब किस तरीके से ये अलग दिखता है रेगुलर एमआरआई से, वो आपको समझना है कि रेगुलर एमआरआई में कोई भी स्ट्रक्चर लिया है आपने, बॉडी पार्ट है, उसकी सिंपली इमेजिंग की आपने, T2 वेटेड है, T1 वेटेड है, उसमें आपने होल सिनेरियो यानी कि होल बॉडी पार्ट को आपने कंबाइंडली एक इमेजिंग में कन्वर्ट किया है। ऑन द अदर हैंड जो एमआरएस है, एमआरएस में आप जो है पर्टिकुलर एक एरिया को लेते हैं, जैसे कि ट्यूमर है, पर्टिकुलर उस एरिया का स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं, उसमें जो है अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड का, लैक्टेट का, कोलिन का, क्रेटिनिन का, एन एसिटाइल एस्पेरेट का यानी कि NaA। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनता है कि किस कंपाउंड की जो है मात्रा कितनी प्रेजेंट है उस ट्यूमर में, और उस हिसाब से जो है एक मापदंड बनाए गए हैं कि इस बीमारी में जो है Na बड़ा होगा या दूसरी बीमारी होगी कोई उसमें कोलिन बड़ा होगा, तो इस आधार पर जो है डिजीज़ का जो है डिटेक्शन होता है और डिजीज़ का डिसीज़न लिया जाता है रिपोर्ट के द्वारा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं ट्यूमर का और एब्सेस का, और कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मॉनिटरिंग करते हैं थेरेपी को, ये सब इसमें चीज़ें होती हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन काफ़ी जो है मेन हमारा जो है तरीका माना जाता है, काफ़ी अच्छा बेहतर तरीका माना जाता है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, एपिलेप्सी के लिए। तो एमआरएस जो है हमारा काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है एमआरआई के फील्ड में। बेसिकली हमारा केमिकल कंपोजिशन पता लगाया जाता है टिश्यू का कि किस कंपोजिशन में है वो टिश्यू, या हमारा ट्यूमर जो है उसकी पैथोलॉजी किस नेचर में जो है ग्रोथ कर रही है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D एमआरआई और मल्टीप्लानर इमेजिंग के बारे में। तो 3D एमआरआई क्या है? 3D एमआरआई क्या है? एक कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द स्कैन्ड एरिया, एक जो हम नॉर्मली हम सीक्वेंस लेते हैं उसमें एक स्लाइस ली जाती है। ऑन द अदर हैंड जब
3D MRI लेते हैं तो उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एरिया को कवर किया जाता है। वाई इट इज़ यूज़फुल, तो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस गैदर होती हैं जैसे हमें सीटी में प्राप्त होती है, तो उसके आधार पर हम जो लोकेशन ऑफ द पैथोलॉजी है उसमें एक्सियल सेक्शन के आधार पर एक्सियल कितना है, सजाइटल कितना है और कोरोनल के आधार पर, यानी कि तीनों प्लेन में हम अपनी जो पैथोलॉजी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं 3D MRI के द्वारा। इससे कोई भी जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारे जॉइंट है, ब्रेन की एनाटमी है और कोई भी वास्कुलर नेटवर्क है, उनकी जो है विजुलाइजेशन जो है अच्छे से बेहतर समझ में आती है और इससे जो है सर्जिकल प्लानिंग हो सकती है ऑर्थोडोंटिक्स के लिए भी, ऑर्थोपेडिक्स इवैल्यूएशन के लिए भी। तो कोई भी अगर सर्जरी पर्पज़ के लिए अगर हम 3D MRI की हेल्प लेते हैं तो उसमें आपको जो लोकेशन है वो बेहतर तरीके से पता लगती है, जैसे कि हम 3D CT के मदद से भी करते हैं जनरली। तो 3D MRI से हम जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जॉइंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो है लिगामेंट सर्जरी है नी जॉइंट के केस में, तो उस केस में अगर आपके पास 3D MRI अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से एग्जैक्ट लोकेशन के द्वारा जो है डॉक्टर को हेल्प हो जाती है कि उससे सर्जरी प्लान करने में। तो ये सब इसमें यूसेज है कि 3D MRI का और मल्टी प्लानर इमेजिंग का क्या इस्तेमाल है हमारी डायग्नोस्टिक फील्ड में। तो प्रिसाइज मेजरमेंट वगैरह ये सब इसमें शामिल है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूरा टोटल समरी ऑफ द दिस यूनिट के बारे में। तो हमने टेक्निक पढ़ी है फंक्शनल MRI में बोल्ट टेक्निक। बोल्ट टेक्निक में क्या होता है कि ब्रेन एक्टिविटी को जो है मेज़र करते हैं बाय ट्रैकिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल। तो जितना हमारा जो है जिस जिस बॉडी पार्ट जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वहाँ पर अगर फंक्शन करता है हमारा ब्रेन तो उसमें जो है ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके आधार पर वो इमेजिंग बेसिकली हम इसमें देखते हैं फंक्शनल MRI में। तो ब्रेन मैपिंग है, सर्जिकल प्लानिंग है, ये सब इसमें शामिल है। तो इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल। उसके बाद बात की हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के बारे में। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है टिश्यू में उसके बारे में हमने जाना। ये किसके लिए यूज़फुल होता है, स्ट्रोक के लिए, ट्यूमर के लिए और इन्फेक्शंस के लिए। देन उसके बाद हमने पढ़ा है परफ्यूजन MRI के बारे में। इसमें ब्लड फ्लो ऑफ द टिश्यू कि कितना ब्लड फ्लो है ये सब इसमें जाना। कॉमन यूज़ है, स्ट्रोक है, रिस्क है ट्यूमर का, वेस्कुलरिटी का, ये सब इसमें शामिल है। देन हमने जाना MRS के बारे में। इसमें केमिकल मेटाबॉलिक्स के बारे में, यानी कि जो भी केमिकल कंपोजिशन है किसी भी टिश्यू में उसके बारे में बेसिकली होता है MR स्पेक्ट्रोग्राफी में। और ट्यूमर डिफरेंशिएशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि हमारा अल्जाइमर डिजीज़ के क्षेत्र में जो है ये MRS इस्तेमाल में आता है। उसके अलावा 3D MRI प्लानर के इमेजिंग के बारे में हमने जाना, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्कैन लिया जाता है ऑल डायरेक्शन में, जो हमें हेल्पफुल होती है एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में, सर्जिकल प्लानिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल अगर हमें समझना है तो उसको समझने के लिए 3D जो इमेजिंग है वह कारगर होती है, हमारी यूज़फुल होती है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा इस यूनिट के बारे में, एडवांस इन दी MRI। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।